हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 8 अगस्त 2024 को हमारी संसद में इंट्रोड्यूस किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल और इसको लेकर काफी चर्चा है। काफी लोग बात कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि वक्फ होता क्या है और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसका पर्पस क्या है और कैसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे अमेंडमेंट आने के बाद में। मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी ये जो अमेंडमेंट है ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट के बाद इन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर हमारे संसद में आगे चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वक्फ होता क्या है। एक एग्जाम्पल देने के लिए सबसे पहले यहां पे मैं आपको हिंदुओं में क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताते हुए वक्फ के बारे में आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि कई बार जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रस्ट बना देते हैं। तो आपने अलग अलग सुना होगा, धर्मों के पर्पस के लिए लोग ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट में एक संपत्ति को दान कर देते हैं। तो आपने अलग अलग मंदिरों के लिए देखा होगा कि लोग ट्रस्ट बनाकर संपत्ति देते हैं और फिर वो ट्रस्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, जिसको कि हम लोग रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट या एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। वैसे ही मुस्लिम लॉ में अगर हम बात करें, मुस्लिम्स में एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वक्फ। तो जो हिंदुओं में ट्रस्ट है मुस्लिम में उसे हम कहते हैं वक्फ। और हिंदुओं में भी कौन सा स्पेशली ट्रस्ट जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसा ट्रस्ट जो कि जनता के लिए बनाया जाता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया जाता है। तो वक्फ का मतलब क्या है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर। यानी कि अगर एक पर्सन जो है वो खुदा के नाम पर किसी संपत्ति को देना चाहता है। अब देखिए, ये संपत्ति किसी भी तरह की संपत्ति हो सकती है, ये चल या अचल संपत्ति हो सकती है और वो चाहता है कि ये जो संपत्ति है ये मैं खुदा के नाम पर देना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो संपत्ति है इसे ऐसे पर्पस के लिए, ऐसे काम के लिए यूज किया जाएगा जिससे कि क्या हो, जिससे लोगों का भला हो। तो पब्लिक बेनिफिट के लिए उस संपत्ति को यूज किया जाता है। जैसे कि उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वक्फ में अपनी जमीन दी है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं वाकिफ। जो व्यक्ति यहाँ पे जमीन दे रहा है उसे वाकिफ कहेंगे। और जो उस संपत्ति का मैनेजमेंट करता है उसे मुतवल्ली कहा जाता है। जैसे कि ट्रस्ट में कहते हैं ट्रस्टी, वैसे ही वक्फ में यहां होता है जो व्यक्ति उस संपत्ति का मैनेजमेंट करता है उसे मुतवल्ली कहा जाता है। अब ये जो संपत्ति है ये फिर पब्लिक की भलाई के लिए यूज की जाएगी। जैसे कि वो जो पर्टिकुलर संपत्ति है उस पर मस्जिद बनाई जा सकती है, उस पर ईदगाह बनाया जा सकता है या फिर उस पर कब्रिस्तान बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से वो जो संपत्ति है वो संपत्ति वक्फ के अंडर आ जाती है और वो संपत्ति कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि ये माना जाता है कि वो संपत्ति जो है वो उस व्यक्ति ने खुदा को अर्पित कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि ये संपत्ति किसी भी तरह की संपत्ति हो सकती है। ये संपत्ति मूवेबल भी हो सकती है या ये संपत्ति इमूवेबल भी हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात और कि वक्फ में संपत्ति कोई भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मुस्लिम ही हो, गैर मुस्लिम भी अगर चाहे तो वक्फ में संपत्ति को दे सकता है, जिसे फिर मैनेज कौन करेगा, अल्टीमेटली जो उसका मैनेजमेंट होगा वो वक्फ बोर्ड के पास में होगा। अब यहां पर वक्फ को लेकर इतनी चर्चा होने का एक और रीजन भी है, क्योंकि हमारे देश में तीसरी सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो देश में वक्फ बोर्ड के पास में है। ऐसा कहा जाता है कि 8 लाख से ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारे देश में रजिस्टर्ड है। और यह भी कहा जाता है कि करीबन 9 लाख एकड़ की अगर जमीन हम देखें तो वक्फ बोर्ड के पास में है। ये कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो भारतीय सेना के पास में है, इंडियन आर्मी। उसके बाद जो संपत्ति है वो भारतीय रेलवे के पास में है और भारतीय रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं वक्फ बोर्ड, अगर हम बात करें कि किसके पास कितनी संपत्ति है। तो अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट से मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम प्रॉपर्टी वाइज बात करें, एरिया वाइज बात करें, तो एरिया वाइज यहाँ पे वक्फ बोर्ड जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है विच इज रिलेटिंग टू वक्फ प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कि इस बात को लेकर डिस्प्यूट है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। क्योंकि कई लोग ये बात क्लेम करते हैं कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने वक्फ बोर्ड को दी ही नहीं थी और वक्फ बोर्ड कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है।
तो इसको लेकर बहुत सारे केसेस भी पेंडिंग है। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से इस एक्ट में बदलाव की डिमांड की गई और इस एक्ट में अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि इतनी संपत्ति इनके पास में, वक्फ बोर्ड के पास ये संपत्ति कहां से आई, क्या इतने सारे लोगों ने संपत्ति को दान दिया, तो ये सारी बातें भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे देश में जो वक्फ की शुरुआत है ना, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हुई थी। तो जब दिल्ली सल्तनत थी हमारे देश में, तब इसकी शुरुआत हुई थी। तो तब जो शासक थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का जब भारत में रूल था, तब प्रीवी काउंसिल का एक फैसला आया था। एक इंटरेस्टिंग फैसला मैं आपको बताऊंगा यहां पे। और प्रीवी काउंसिल के जो 4 मेंबर्स जो थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को इलीगल घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स ने एक कानून इंट्रोड्यूस किया और कानून इंट्रोड्यूस करके वक्फ को लीगलाइज कर दिया था, जब ब्रिटिशर्स का रूल हमारे देश में था। और उसके बाद में 1954 में देश में वक्फ को लेकर एक कानून जो था उसे इंट्रोड्यूस किया गया। और तब शुरुआत हुई वक्फ बोर्ड की और वक्फ काउंसिल की। मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में क्या बने हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं और एक वक्फ काउंसिल भी हमारे देश में जो है वो काम करती है। तो स्टेट लेवल पे भी काम होता है और सेंट्रल लेवल पे भी काम होता है। और इसके साथ साथ वक्फ को लेकर एक अलग से ट्रिब्यूनल भी है जो ऐसे मैटर्स को सुनती है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत जो थी वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हुई। उसके बाद ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रीवी काउंसिल ने इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बाद में कानून लाकर उस फैसले को बदल दिया गया और 1954 में देश की आजादी के बाद में इसको लेकर कानून जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन यही है अभी तक कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे ऐसे लोग हिंदू थे, जो हमारे हिंदू भाई थे पाकिस्तान में, वो भारत आ गए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब इतने सारे लोग जब जगह अपनी छोड़ रहे थे, जगह चेंज कर रहे थे और इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेवल कर रहे थे, तो जो संपत्ति हिंदुस्तान में मुस्लिमों की थी, वो संपत्ति जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी संपत्ति वक्फ के पास में चली गई। और जो पाकिस्तान से हिंदू आए, उनकी संपत्ति तो पाकिस्तान में उन संपत्ति के ऊपर अलग अलग लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में जो संपत्ति थी मुस्लिम लोगों की, जितने भी मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए, वो सारी संपत्ति चली गई किसके पास, वक्फ बोर्ड के पास चली गई। और इस तरीके से वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति थी, उस संपत्ति में उस समय एक बहुत बड़े स्तर पर इजाफा हुआ, या हम बोल सकते हैं बहुत बड़े स्केल पर उन्हें प्रॉपर्टी मिली। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। जब मैंने आपको बताया इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, लेकिन पार्टीशन के बाद फिर मैंने आपको बताया कि इन सारी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए 1954 में एक लॉ जो था इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक 1995 का भी कानून है जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। 1995 और 2013, ये 2013 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये यहाँ पे हमें डेट्स और साल याद होने काफी जरूरी है, जिससे कि हम इस पूरे अमेंडमेंट को, पूरे चेंजेस को अच्छे से समझ पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, और मैं कहूंगा कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो, चल अचल संपत्ति को वक्फ के नाम कर सकता है। और इसके लिए बनता है एक वक्फ नामा, डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वक्फ नामा। ये एक डॉक्यूमेंट बनता है और जो व्यक्ति संपत्ति को यहां पे दे रहा है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं वाकिफ। और वो वाकिफ वक्फनामा बनाकर अपनी संपत्ति वक्फ को दे देता है और उस संपत्ति को फिर जो मैनेज करता है, उसे हम मुतवल्ली शब्द यहाँ पे वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो उसको मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि हिंदू में हम बात करते हैं ट्रस्टीज के बारे में, जब ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्ट में ट्रस्टी होता है, वैसे यहाँ पे मुतवल्ली होता है जिसका काम उस संपत्ति को मैनेज करना होता है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि नॉन मुस्लिम अगर चाहे तो वो भी अपनी संपत्ति जो है वो वक्फ को दे सकता है, मतलब खुदा के नाम पर वो भी अपनी संपत्ति जो है वो डेडिकेट कर सकता है। और जो वक्फ की संपत्ति है, अब इसका मैनेजमेंट प्रबंधन कौन करता है, तो इसका जो प्रबंधन है वो वक्फ बोर्ड करता है। तो ये प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है एंड वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे अब अमेंडमेंट के बारे में बात करें, तो सरकार यहाँ पे जो अमेंडमेंट लेकर आई है, इस अमेंडमेंट का बेसिकली पर्पस क्या है। तो यहाँ पे जिस अमेंडमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ आपको अमेंडमेंट की मैं मेन हाइलाइट्स बता रहा हूं। सबसे पहले अब सरकार को ये लगता है कि जो वक्फ बोर्ड होगा
उसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अब तक इसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। तो मुस्लिम महिलाओं को भी इसका मेंबर जो है वो बनाया जाए। इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम है, क्योंकि उन्हें भी संपत्ति देने का अधिकार है वक्फ में, तो उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो एक चेंज यहां पे क्या आ रहा है कि इसमें मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम है वो भी वक्फ बोर्ड के क्या हो सकते हैं, वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। ऐसे अमेंडमेंट जो है वो यहां पे प्रपोज किए गए हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि और क्या अमेंडमेंट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, एक जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसके बारे में देखिएगा। पहले एक्चुअली क्या होता था कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति पर अपना दावा किया है, वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये संपत्ति हमारी है, और किसी पर्सन का ये कहना है कि नहीं ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो ये अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता था ना, वो उस व्यक्ति के ऊपर होता था। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होता था, यानी कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जिसको हम कहते हैं, कि वो ये साबित करे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये मैंने वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी नहीं दी थी, ये मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। और ऐसे मैटर फिर कहां जाते थे, ऐसे मैटर जो थे वो जाते थे किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास में जाते थे। तो वो जो ट्रिब्यूनल के पास जो फैसला आता था, जो कि वक्फ की ट्रिब्यूनल होती थी, और उनका जो फैसला, उनका जो वर्डिक्ट होता था ना, वो फाइनल होता था। उसके अगेंस्ट में फिर कोई अपील का एज सच कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब जो वक्फ के एक्ट में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उसमें यह प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अगर कोई वक्फ की ट्रिब्यूनल का फैसला आया है जिसमें कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है, मैं यहां आपको बता देता हूं कि देश भर में, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है। और मतलब इतने सारे केसेस पेंडिंग है जो कि इसी बात के ऊपर हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के साथ चल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। देश में सबसे ज्यादा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो हमें देखने को मिलती है यूपी में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि इतने डिस्प्यूट्स होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि इनको रिजॉल्व करने को इफेक्टिव मैकेनिज्म हो। तो अमेंडमेंट में यह प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई पार्टी यहां पे वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एग्रीड पार्टी हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। तो यहां पे 90 डेज का टाइम उस पार्टी को दिया जाएगा ताकि वो हाईकोर्ट में उस फैसले के खिलाफ क्या कर सके, अपील कर सके। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो नया अमेंडमेंट है, इस नए अमेंडमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी पावर जो है वो दी जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के साथ साथ अब अलग अलग सिटीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो डीएम होंगे उनके पावर को भी अब इसमें बढ़ाया जा रहा है। डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाया जा रहा है सो दैट की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके। अब नए अमेंडमेंट आने के बाद में वक्फ की एक एक जो प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास मेंटेन रहेगा। तो हर एक प्रॉपर्टी का प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और यहां पे डीएम का रोल भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो प्रॉपर्टी वक्फ में दी जा रही है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हो और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाए। ऐसा इसलिए कि बाद में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो बिटवीन ए सर्टेन इंडिविजुअल एंड द वक्फ बोर्ड, राइट। तो इसलिए यहां पे ऐसा एक अमेंडमेंट जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि मुस्लिम्स में भी आप देखते हो कि अलग अलग मुस्लिम्स में भी अपनी एक अलग कैटेगरी होती है। अगर हम बात करें तो जैसे कि बोहरा और आग खानी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्या होगा, बोहरा और आगा खानी जो मुस्लिम्स होंगे उनके लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाने का यहां पे प्रोविजन जो है वो किया जा रहा है कि इनका भी प्रॉपर, इनको भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसलिए इनके लिए भी यहां पे अधिनियम जो है ये प्रोविजन क्रिएट करता है कि सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने की अनुमति देता है यदि शिया वक्फ राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का 15% अधिक हिस्सा बनाते हैं। तो बिल जो है अब ये क्या कर रहा है, आगा खानी और बोहरा संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड की भी अनुमति जो है वो देता है ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो अगर हम मेन हाईलाइट देखें तो पहली बात तो कि मुस्लिम्स में जो सब कैटेगरी है उनके लिए अलग से वक्फ बोर्ड होगा। उसके बाद में मुस्लिम्स भी वक्फ बोर्ड की मेंबर बन पाएंगी, जो गैर मुस्लिम है वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर बन पाएंगे क्योंकि वो संपत्ति दे भी सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे क्या कोशिश करेगी कि जो पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो वक्फ के सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। हाईकोर्ट में अब अपील करने का भी क्या होगा, प्रावधान होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो कि लेजिस्लेचर यहां पे करने की कोशिश कर रही है और संसद में इसी को लेकर अभी चर्चा चल रही है और जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद में इसे जल्द ही देश में इंप्लीमेंट करवाने से पहले राज्यसभा में भेजा जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ेगा। सो आई रियली होप कि इस वीडियो से
आपको ये समझ में आया कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम करता है, वक्फ होता क्या है और जो प्रपोज अमेंडमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने के साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, और इन्फॉर्मेशन ये है कि उत्कर्ष पे अभी चल रहा है उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव, जो कि 13 से 21 अगस्त तक चल रहा है, जिसमें कि हम उत्कर्ष की ऐप पर आपको ऑफर कर रहे हैं फ्लैट 78% का डिस्काउंट हमारे सारे जुडिशरी एपीओ कोर्सेज पे। इसके साथ साथ 78% के साथ साथ आपको 13% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप ये कोड यूज करेंगे NG13, और 100% तक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो उत्कर्ष पे अगर आप हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको मिलते हैं हमारे हैंड रिटर्न नोट्स, टेस्ट सीरीज, MCQ क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ आपको हमारी उत्कर्ष की ऐप पे मिलता है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर। सो अगर आप न्यू क्रिमिनल लॉस पढ़ना चाहते हैं, आप ओल्ड क्रिमिनल लॉस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एपीओ एग्जामिनेशन के लिए, तो उत्कर्ष की ऐप के ऊपर ये सारे कोर्स आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को, या फिर एपीओ या जेएलओ बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो ऑफर है, ये ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही वैलिड है, तो जल्दी से आप इस ऑफर का बेनिफिट जो है वो जरूर लीजिए। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उत्कर्ष की ऐप पर जो प्राइम फीचर्स अवेलेबल है उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं प्राइम फीचर्स की, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है उसमें आपको मिल जाएंगी। सो आई रियली होप कि इन कोर्सेज को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत आगे तक ले जाएंगे और अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को भी जरूर पूरा करेंगे। तो खैर, ये आज एक वीडियो जिसमें कि हमने बात की वक्फ बोर्ड के बारे में, क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे काम करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अमेंडमेंट क्या है, इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमें नए वीडियोस आपके लिए लेकर आने चाहिए। मीनवाइल मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।